हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू भी। टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत है। 11:40 हो गए हैं और आप सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस ज्वाइन करें। साइंस की क्लास 7 और आप पढ़ रहे हैं अपने अध्याय 5 को। तो बच्चों, आज मैं आपको भारत के एक बहुत बड़े रसायन वैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूँगी। उनका नाम है नागार्जुन। तो नागार्जुन जो है वो भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में, रसायन में बहुत भारी काम किया और उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी खोज की शुरुआत, उन्होंने शोध को शुरू कर दिया। तो हमें अपनी उम्र पे नहीं जानी चाहिए, हमें अपनी शुरुआत को किसी भी उम्र में आप शुरू कर सकते हैं। आप अपनी खोज को किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं। आज हम लोग जाने भारत के एक बहुत महान वैज्ञानिक नागार्जुन जी के बारे में, जो केमिस्ट्री के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और हमारा चैप्टर जो है वो भी किससे है? केमिस्ट्री से है। तो आप सब लोग जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आप लोग कल के क्लासेस में क्या क्या सीखे? कल के क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, ढेर सारी हम लोग एक्टिविटी को देखें। जैसे हमारा चीनी और नमक और पानी मिलता है तो क्या बनता है? चीनी, नमक, पानी मिलने से हमारा क्या बना? एक घोल बन गया, एक विलयन बन गया। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? घोल। लेकिन उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? विलयन। तो हमारा जो चीनी का और पानी का जो घोल बना उसे क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो घोल हमें तैयार मिलता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और जो घोल अपने में हमें घोल लेता है उसे क्या कहेंगे? उसे विलायक कहेंगे। और जो उसमें घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जब आप खोलते हैं अपना, तो आपको कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन के बारे में बताया गया है। कॉपर सल्फेट को आप लोग होमवर्क में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होमवर्क क्या दिया जा रहा है। होमवर्क मेरा बस इतना ही रहता है कि जो मेरे क्लास में पढ़ाई हो रही है आप उसको रिपीट लिखकर अपने हाथों से उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में सबमिट कर दें। बस यही होमवर्क रहेगा। तो आप लोग अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरी हर बात को नोट कर लीजिए एक जगह, एक कॉपी पर आप उसे सबमिट कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, विलयन, विलेय और विलायक, ये छोटी सी बात है। जो हम लोग घोल बनाते हैं चीनी पानी का अपने किचन में, वही हम घोल को यहाँ पर भी समझते हैं विलायक के रूप, विलयन के रूप में। तो आपका जब फर्स्ट चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या पढ़ना है? कॉपर सल्फेट का आपको विलयन दिया गया है। तो बच्चों, मैंने आपको कॉपर सल्फेट बताया था। कॉपर सल्फेट कैसे हम लोग लिखते हैं? आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? केमिस्ट्री में सबको लिखने के लिए एक अलग अलग संकेत बनाया गया है। उन्हीं संकेतों के आधार पे हम लोग सभी पदार्थ को लिखते हैं। हम लोग पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई भी वस्तु जो इस हमारे आसपास पाया जाता है वे सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या पदार्थ है? कॉपर सल्फेट का पदार्थ है। तो कॉपर सल्फेट हम लोग कैसे लिखते हैं? CuSO4। CuSO4 को हम लोग कॉपर सल्फेट के रूप में लिखते हैं।
तो बच्चों आप लोग अपने अपने किताब को भी पलट के देखिए। कॉपर सल्फेट के विलयन आपको दिया गया है और इसको किससे अभिक्रिया कराई गई है। तो अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया हमारे पास, इसको आप लोग अपने अपने बुक में आप लोग देख पा रहे हैं। अभिक्रिया मतलब दो चीजों को मिला देना। जैसे हम लोग फिर आज अपने किचन में चलते हैं और किचन में से एक छोटी सी अभिक्रिया करते हैं। आप सभी मेरे साथ चलिए किचन में। तो ये है बच्चों हमारा किचन, और इस किचन से हम लोग आज क्या लेंगे? इस किचन से हम लोग लेते हैं आज ये क्या है? ये है खाने वाला सोडा। आप सभी बच्चों के घर में है ना खाने वाला सोडा और विनेगर। ये क्या है बच्चों? ये है विनेगर, है ना। तो खाने वाले सोडे में हम लोग क्या डाल देते हैं? अपनी थोड़ी सी विनेगर डाल देते हैं। ये देखिए क्या हुआ इसमें, आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं। ये इसमें क्या हुआ? ये विनेगर डालने के बाद इसमें झाग सी पैदा हो गई। आप सबको दिख रहा है इसमें हम लोगों ने खाने वाले सोडे में क्या मिलाया? विनेगर को मिला दिया और इसमें क्या बना? झाग बन गया। आपने विनेगर डाला है किसमें? खाने वाले सोडे में, तो इसमें क्या बन गया है? झाग बन गया है। आप अपने किचन में भी इसको आप कर सकते हैं, आप इसको डालकर देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास विनेगर नहीं है वो बच्चे नींबू का भी यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास विनेगर नहीं है वो बच्चे नींबू का भी यूज कर सकते हैं। खाने वाले सोडे पर आपको नींबू डालनी है या फिर खाने वाले सोडे पर आपको विनेगर डालकर देखना है। तो आप क्या पाते हैं कि उसमें से झाग उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो दोनों पदार्थों को आप मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। हम जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। और एक नया पदार्थ बनना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। दो रसायनों को, ये जो विनेगर है ये क्या है? ये भी एक रसायन है। और ये जो हमारा खाने वाला सोडा है ये भी क्या है? ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक रसायन है। हमारा चीनी भी एक रसायन है, नमक भी एक रसायन है। सब कुछ रसायन में ही आता है। उनका रासायनिक नाम भी होता है। जैसे पानी का नाम मैंने बताया कल, H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबका रासायनिक नाम होता है। मैंने कल आपको बताया लोहे को किससे हम लोग सूचित करते हैं? Fe से। जो लोहा आप लोग अपने आसपास देख लेते हैं उसमें जंग लगता है, क्यों? ऑक्सीजन के पानी की नमी के कारण लोहे में जंग लगता है ना, उसमें पानी की नमी के कारण हमारा लोहा जंग पकड़ लेता है। वो उसके साथ जाकर भी मिलता है, अभिक्रिया करता है। जब दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो हमारा एक नया पदार्थ बनता है और ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। तो पदार्थों का मिलना, बच्चों आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि पदार्थों को मिलाकर जब एक नया पदार्थ बनता है तो वो नया पदार्थ केमिकल रिएक्शन के कारण ही बनता है। अब बच्चों हमारे प्रकृति में जितने भी हमारे परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमारा बदलकर फिर पहले के रूप में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब एक बार हो जाएगा तो दोबारा वो पलटकर अपना स्थिति नहीं बदलता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में हम लोग ले लेते हैं बैलून को। बैलून अगर आप फुलाते हैं तो फिर से वो अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। तो हमारा बैलून कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आप इस विनेगर और इसको अलग कर सकते हैं? हम लोग नहीं ना कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप दही में दूध में जब दही डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? वो पूरा दूध दही में बदल जाता है। लेकिन वही दूध अगर आप
फिर से चाहें कि मेरा दही जमा हुआ दूध में बदल जाए तो वो नहीं बदलता है। इसलिए वो क्या है? वो है रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों के बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन अपने स्वरूप को फिर से दोबारा प्राप्त कर लेता है, अपने आप को फिर से वहां जाकर पहुंचा देता है। और रासायनिक परिवर्तन हमारा नहीं बदलता है, वो एक बार हो जाए तो वो फिर दोबारा नहीं होता है, दोबारा नहीं बदलता है। जैसे कि आप कोई मोमबत्ती को जब जलाते हैं, जब कोई कैंडल को जलाते हैं, तो वो जब पिघल जाता है, मोमबत्ती पूरी जल जाती है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? आप लोग सोचिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों। बहुत खुशी लगता है आप लोगों से मिलकर कि आप लोग बहुत अच्छे से सभी मेरे प्रश्नों का जवाब देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये आप बताइए कि मोमबत्ती जो जलती है वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से मोमबत्ती हमारी रिपीट नहीं जलती है। वो एक बार वो जल गई तो फिर दोबारा वो अपनी स्थिति को फिर नहीं लाती है। तो हमारा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। और बैलून अगर आप फुला देते हैं तो फिर से बैलून पचक जाता है ना, तो हमारा ये बैलून क्या है? फटफट आप बताइए अपने अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी अभी ये इसका आंसर बताया है, आप लोग बता सकते हैं। बैलून का फिर से बैलून का फूलना और पचकना कौन सा परिवर्तन है? नहीं, आंसर आपका गलत है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है बैलून का फूलना। बैलून का फूलना हमारा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। बैलून का फूलना फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। दो प्रकार की, यानी अभी तक आपको परिवर्तन समझ में नहीं आया। दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आप लोग को अपने चैप्टर में तो एक ही परिवर्तन पढ़ना है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप परिवर्तन को जब जानेंगे तो दो प्रकार के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परिवर्तन समझना। परिवर्तन बिल्कुल आसान सी चीज है समझना, क्योंकि आप लोग हमेशा बैलून तो बहुत फुलाते हैं, आप लोग को बहुत मजा आता है बैलून फुलाने में। तो हमारा जो बैलून फूलता है वो कौन सा बैलून, अगर आप फुलाने वाला जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। आप याद भी कर सकते हैं। दूध का दही में जमना, ये सब आप लोग पिछली 6 में भी पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ नया नहीं है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ नया तो अब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ पीछे का ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो दूध का दही में जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। बस आप ये दो बातों को याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा रहे हैं बाबू, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए पहले की बातों को। तो बैलून का फूटना रासायनिक परिवर्तन फूलना बोले, फूलना। बैलून जब आप लोग फूलाते हैं फिर पचकाते हैं। ओके, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं अपनी अपनी बुक पे, सब बच्चे। तो हमारी बुक में हम लोग क्या पढ़े? CuH2SO4, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग किससे अभिक्रिया कराते हैं? लोहे से। लोहे को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Fe से। और कॉपर सल्फेट को किससे सूचित करते हैं? CuSO4। कॉपर सल्फेट को किससे सूचित करते हैं? CuSO4 से। और लोहे को किससे सूचित करते हैं? Fe से। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और उसमें हम लोग लोहे को डालते हैं। जैसे आप लोग बुक में बच्चों देख रहे हैं,
ये देखिए, ये आपका पहला अध्याय, 5वां अध्याय है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। उसमें हमने इसमें क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और लोहे के साथ अभिक्रिया कराई है। किसको, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के साथ अभिक्रिया करा दिए हैं। तो ये जब लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देता है और Fe जो ये लोहा है इसको अपने साथ जोड़ देता है और कॉपर किधर हट गया, अलग हट गया। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये गणित के समीकरण से अलग है, क्योंकि यहाँ एक नया पदार्थ हमें बन रहा है। यहाँ बीच में ये तीर का निशान है ना बच्चों, इसमें तीर का अर्थ है कि एक नया पदार्थ हमें बनता हुआ मिल रहा है। कॉपर सल्फेट को जब आप लोहा से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, FeSO4, जो कि लोहा कॉपर को हटाकर अपने उस स्थान को ले लेता है और कॉपर को कहाँ कर दिया, साइड कर दिया। तो यहाँ एक गणित के समीकरण से ये अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखिए एरो दिया हुआ है ना, तीर का निशान दिया हुआ है, और ये तीर का निशान देने का मतलब है कि यहाँ कुछ अलग बन रहा है, यहाँ बनाना या हो जाता है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को हम लोग किससे अभिक्रिया कराते हैं, Fe से। Fe मतलब लोहे से। तो लोहा से जब कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है लोहा, Cu मतलब कॉपर को हटा देता है और उसके जगह पर क्या कर देता है, खुद आ जाता है। जैसे एक मान लीजिए दो पहलवान एक जगह जाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां पर कौन पहलवान पहुंचेगा, जो उससे ज्यादा मजबूत होगा। तो यानी यहाँ पर कॉपर जो है वो उससे कमजोर है, किससे, फेरस से, Fe से। तो Fe से वो कमजोर है तो वो हट जाता है और उसके जगह पे कौन जाकर अपना जगह बना लेता है, Fe मतलब लोहा। तो यहाँ क्या बन गया, फेरस सल्फेट ये लोहा का सल्फेट बना हमारा, और कॉपर सल्फेट से कॉपर हट गया और वहां जाकर कौन जुड़ जाता है, लोहा जुड़ जाता है। तो हमारा इस प्रकार बच्चों आप देखिए, बच्चों आप देखिए इस तरह से CuSO4 CuSO4 है ये हमारा, ये किससे अभिक्रिया की, Fe से। Fe क्या है, लोहा, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। और ये एरो का मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसे ही समीकरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, समीकरण। तो ये क्या करता है, FeSO4 और प्लस Cu, कॉपर हमारा अलग हो गया और कॉपर की जगह क्या आ गया, Fe आ गया, लोहा आ गया। तो इस तरह के जो समीकरण है इसमें तीर का निशान का अर्थ है नया पदार्थ का बन जाना। तीर के निशान का अर्थ क्या है, तीर के निशान का अर्थ है नया यहाँ एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है ना बच्चों। तो ये हमें कैसे मिल रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिल रहा है। जो दो रसायन मिलके एक जब अभिक्रिया करते हैं, जब मिलते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, और इस नए पदार्थ का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो पदार्थ आपस में मिले
जब दो पदार्थ आपस में मिले और तीसरा पदार्थ हमें कोई नया पदार्थ मिले बनकर, तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है? नया पदार्थ मिलता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें हम लोग दो पदार्थों किसको किसको मिला रहे हैं? CuSO4 को किससे मिला रहे हैं? CuSO4 को हम लोग Fe से मिला रहे हैं और हमें FeSO4 मिलता है और Cu अलग हो जाता है। इसके बाद के जो हम लोग का है वो गैस बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं को करना है। तो गैस बनाने वाली गैस को हम लोग कैसे रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग बना सकते हैं? अब इसको हम लोग देखते हैं अपनी बुक में, अपनी किताब में, कि हम लोग को गैस कैसे बनाने के लिए बताया गया है। तो चूने के पानी में गैस को प्रवाहित करने की व्यवस्था की गई है। किसमें? परख नली में। चूने के पानी से हमारा प्रवाहित किया गया है परख नली से, जिसको कि हम लोग कल समझेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा समय भी हो चला है। तो आज का हमारा क्लास में हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़े हैं उनको आप एक जगह नोट करके, और जितनी भी अभिक्रियाओं को हम लोग CuSO4 प्लस Fe हमें क्या मिलता है? FeSO4 प्लस Cu, इसको आप लिखकर और याद करके, और कॉपर सल्फेट, फेरस, जो मैंने H2O, NaCl क्या होता है? नमक होता है। तो ये जितनी भी बातों को मैंने बताया है, इसको आप लिखकर कॉपी में, मोबाइल पे नहीं, कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे, कॉपी में फोटो खींचकर आप इसको भेजेंगे। और कल हम लोग इस चूने के पानी में से गैस को प्रवाहित करने की जो व्यवस्था की गई है, इसको हम लोग कल के क्लास में अच्छे से डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी व्यवस्था को आपका ये जो व्यवस्था हुई है मेरी, कौन से? सोडा में, खाने वाले सोडा में विनेगर डालने की, ये भी हमारा इसी को बताता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और हमारा आज का वर्ड कौन सा होगा? फिजिकल चेंज, PHYSICAL, फिजिकल, CHANGE, चेंज। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों। तो इन दोनों परिवर्तन को आप समझेंगे। और कल के क्लास में हम लोग तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की आपको कहानी भी बतानी है, ऑक्सीजन की भी कहानी बतानी है। बच्चों आपको कुछ पदार्थों के नाम भी याद करने हैं, पदार्थों के संकेत। रसायन में पदार्थों को संकेत के रूप में हम लोग याद करते हैं। तो इन संकेतों को आप याद करेंगे, कम से कम 10 पीस याद करके उसको कॉपी में लिखकर आप एक फोटो खींचकर मेरे को भेजेंगे कि इतने मुझे याद हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका गिफ्ट पाकर कि आप लोग कुछ बढ़िया से कुछ अलग हटकर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ हटकर देना ही हमें अच्छा लगता है। तो कुछ पदार्थों के नाम कम से कम 10 पदार्थों के नाम आप संकेत को याद करके और मुझे भेजेंगे। तो आज का होमवर्क यही है बच्चों, आप लोग 10 पदार्थों के नाम याद करके आप भेजेंगे और जरूर भेजेंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं बच्चों, कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए बातों के साथ। ओके, फिर आप सभी, यति झा की कॉपी मुझे बहुत पसंद आई है। यति झा बहुत सुंदर आपकी कॉपी बनी है, और ऐसी ही कॉपी सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। जैसे यति झा ने अपनी कॉपी के फोटोज मेरे को
भेजे, बहुत पसंद आए हैं यतीजा। और आप सभी की कॉपियाँ, मुझे मालूम है कि आप सभी अपनी अपनी कॉपियों को बना रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर उसमें सभी लिखते भी जा रहे हैं, क्योंकि कॉपी बनाना बहुत अच्छा होता है। कॉपी से पढ़ना बहुत, आपको आगे भी जब आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लोग पीछे जब पलट कर देखेंगे तो आपको अपनी कॉपी से आपको सभी बातों को याद हो जाएगा। तो बच्चों कॉपी जरूर बना लें अपनी अपनी, और जो बच्चे कॉपी बना लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर यतीजा, आपकी राइटिंग भी बहुत खूबसूरत है, मुझे आपकी राइटिंग बहुत पसंद आई है बाबू, बहुत सुंदर यतीजा की राइटिंग भी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग होमवर्क बनाइए और उसे मुझे भेजिए। ओके, बाय बाय।